हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि पिछले 2 दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। इससे पहले जब हम क्लास कर रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे वूल के टॉपिक को। हमने वूल के टॉपिक को 2 दिनों में डिस्कस किया था। तबीयत ना ठीक होने की वजह से आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी और हमने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हमारी क्लास 2 दिन से नहीं हो रही थी, क्यों? आपको पता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे पहले ही आपको बता देते हैं कि कल हमारी कौन-सी प्रैक्टिस होने वाली है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप थ्योरी की क्लासेस लेकर आएँ। जब आप थ्योरी की क्लासेस नहीं लिए रहते हैं, तो जब प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप उसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके। और जब आप थ्योरी की क्लासेस लिए रहते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन-कौन से न्यू पॉइंट ऐड हुए हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक? तबीयत अभी भी बहुत सही नहीं है, तो क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं हो पाएगी। अब कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि कुछ ही पढ़ लिया जाए, है ना? तो चलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं रेयॉन के टॉपिक को। रेयॉन और नायलॉन दोनों के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि आज का जो आपका टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी कृत्रिम रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं, साथ ही साथ आपका जो मानव निर्मित प्रथम रेशा अर्थात रेयॉन है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि 2 दिन की छुट्टी थी, आपने थ्योरी की क्लासेस ज़रूर ली होंगी, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपने पेन और नोटबुक अपने पास में रखा होगा। तो काउंट करते हुए चलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? पहला क्वेश्चन है आपका, रेयॉन को कहा गया है क्या? क्या इसे आप कृत्रिम रेशा कहते हैं? क्या इसे आप जादुई रेशा कहते हैं? क्या इसे आप वस्त्रों का राजा कहते हैं या फिर कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं रेयॉन की, तो रेयॉन जो है आपका, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित ये प्रथम रेशा है। जादुई रेशा आप किसे कहते हैं? जादुई रेशा हम कहते हैं नायलॉन की। अभी आगे उसकी भी चर्चा होने वाली है। तो नायलॉन को हम जादुई रेशा के नाम से जानते हैं। जब बात करते हैं वस्त्रों के राजा की, हालाँकि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक मिलता है आपको कपास और एक मिलता है आपको रेशम। तो जब हम बात करते हैं वस्त्रों का राजा या वस्त्रों की रानी, तो कई बार देखा गया है कि कपास भी आपका ऑप्शन सही है और कई बार रेशम भी माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों आपके सामने आते हैं, तो आप रेशम को टिक करेंगे, बाकी देखा जाएगा सही क्या होता है, ठीक? क्योंकि वस्त्रों का राजा और वस्त्रों की रानी कभी कपास को भी मान लिया जाता है और कभी आपके रेशम को भी मान लिया जाता है। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन आपका एक कृत्रिम रेशा है, क्योंकि आपने प्राकृतिक रेशों के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। प्राकृतिक रेशे में आपका चाहे वानस्पतिक रेशा हो, चाहे आपका वो प्राणिज रेशा हो, दोनों के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है। बचा एक आपका प्राकृतिक में खनिज रेशा, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप नाम सुनते हैं एस्बेस्टॉस का, तो हम उसके भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में या कल की क्लास में देखेंगे। तो आपका बाकी प्राकृतिक का काम तमाम है, यानी कि आपने प्राकृतिक रेशों को पढ़ रखा है। तो जो आपका ये रेयॉन होता है, ये आपका कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेलुलोज निर्मित तंतु है। इनमें से सेलुलोज निर्मित तंतु कौन-सा है? कपास है, ऊन है, रेयॉन है या फिर लिनन है? तो आप ये जानते हैं ना कि सेलुलोज निर्मित तंतु की बात यहाँ पर की जा रही है। शब्दों को पकड़िएगा, अदरवाइज़ आप कपास पे चले जाएँगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो सेलुलोज निर्मित तंतु है, वो आपका रेयॉन होता है। रेयॉन में ही तो आप जो जैसे कपास के लिंटर्स जो होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लुगदियों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पल्प वगैरह होते हैं, इनका उपयोग करते हैं। तो ये किसमें करते हैं आप? तो ये आप उपयोग करते हैं रेयॉन बनाने में, ठीक?
बाकी आपको पता है कि अगर हम ऊन की बात करेंगे, तो ऊन आपका एक प्राणिज तंतु है। ऊन, रेशम, लिनन इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि जो परीक्षण या विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न थे, हमने जो पहले डिस्कस कर रखे थे, उनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपसे हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सीरियल से करते चलिए, आपका सारा डाउट क्लियर होता चलेगा। अगर आपने थियरी की क्लासेस भी ले रखी हैं, फिर तो आपके बल्ले-बल्ले हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेयॉन का पिता कहा जाता है। रेयॉन का पिता किसे कहा जाता है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को, जॉर्ज एडमर्स को, रॉबर्ट हुक को या फिर र्यूमर को? तो ये जो नाम आपके सामने हैं, चारों के चारों नाम जब आप पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में, तो ये चारों नाम आपको यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। बट हमें क्या देखना है? हमें तो ये देखना है ना कि रेयॉन का पिता हम किसे कहते हैं? जैसे नायलॉन के पिता के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही रेयॉन के पिता के बारे में भी पूछा जाता है। तो जब हम रेयॉन के पिता की बात करते हैं, तो ये आपके जो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट हैं, इनको हम रेयॉन के पिता के नाम से जानते हैं। ठीक? किसे? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। क्या आप हमें बताएँगे कि जो कैरेथर सर थे, इनका संबंध किससे है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये चारों नाम आपको देखने को आगे मिलेंगे। हालाँकि एक के बारे में आपने डिस्कस कर लिया, तो बचे आपके जो 3 नाम, उनको भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुप्रामोनियम रेयॉन का निर्माण हुआ। ये जो आपका कुप्रामोनियम, आपको पता होगा कि रेयॉन बनाने की हम 3 विधियाँ मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। एक आपका होता है नाइट्रोसेलुलोज़, एक होता है आपका कुप्रामोनियम, एक होता है आपका विस्कॉस। तो आपको बताना है कि जो रेयॉन निर्माण की कुप्रामोनियम विधि थी, उसका उसका निर्माण कब हुआ? क्या 1890 में हुआ? क्या 1877 में हुआ? 1875 में हुआ या फिर 1888 में हुआ? तो जब हम बात करते हैं क्यूप्रामोनियम रेयॉन के निर्माण की, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1890 में हुआ था। और आपको पता होगा कि ये जो रेयॉन हमारा बन के हमारे समक्ष आया है, ये एक दिन में 1-2 वर्षों में नहीं हुआ है। आपको अगर आपने इसकी हिस्ट्री देखी होगी, तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? 1664 से। अगर आपने थ्योरी की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था कि इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1664 से लेकर स्टार्ट होती है और ये रेयॉन बनना, इसकी स्थापना मतलब ये जो आपका रेयॉन है, इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन सब के निर्माण में आप 1900 के दशक में पहुँच जाते हैं। मतलब ये जो आपका समय है, ये कितना एक बहुत लंबा समय ले लेता है। एक लोग आएँगे, एक लोग जाएँगे, एक लोग आएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके रेयॉन को बनने में काफ़ी समय लगा था। एक बार आप इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे थे कुप्रामोनियम रेयॉन के निर्माण की, तो इसका निर्माण हुआ था 1890 ईस्वी में, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आजकल रेयॉन का निर्माण किया जाता है। ये जो विधियाँ हैं, ये चारों की चारों आपके रेयॉन निर्माण की विधियाँ हैं। ये भले ही चारों विधियाँ हैं, लेकिन इनमें से कोई एक विधि ऐसी है जिसका निर्माण मतलब जिसका रेयॉन के निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्या वो कुप्रामोनियम विधि है? क्या वो नाइट्रोसेलुलोज़ विधि है? या फिर वो आपका विस्कॉस विधि है या फिर एसीटेट सेलुलोज़ विधि है? तो ध्यान रखेंगे जब हम आजकल यानी कि सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन-सी विधि है, तो इनमें से जो आपकी ये विस्कॉस विधि है ना, ये रेयॉन बनाने की सबसे एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे कम खर्चीली विधि है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली विधि है
क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके निर्माण या इसका निर्माण कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? अगर याद हो तो बताइएगा, अदरवाइज़ हम तो अपनी क्लास में डिस्कस करने ही वाले हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। क्वेश्चन तो हम करते ही करते हैं, तो जब आप एक बार अपने हाथ से लिख देते हैं तो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहा जा रहा है नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है। हमने पढ़ा था ना, जब हमने इसकी प्रक्रिया पढ़ी थी तो आपने वहाँ पर पढ़ा था और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रक्रिया आप करवा रहे हैं वो क्या-क्या होता है? क्या नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है? क्या वो सोडा एश तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से होता है? या केवल सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा कि जब नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा रेयान निर्माण में रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो उसमें हम नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं। किससे? नाइट्रिक अम्ल साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका। अगर प्रोसेस आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों को सोडा एश तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उबालकर ब्लीच कराया जाता है। अभी आपने क्या देखा कि सोडा एश तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उबालकर ब्लीच कराया जाता है। किससे? क्लोरीन से करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से करवाते हैं या फिर उपरोक्त सभी। एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करेंगे क्यूप्रामोनियम विधि की ना, तो इसमें रेयॉन निर्माण में जो रुई की पट्टियाँ होती हैं उनको हम सोडा एश तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ में उबालते हैं और इससे पहले आपने अलग देखा था, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो जब उबालने के बाद हम ब्लीच करवाते हैं तो ब्लीच की किससे करवाते हैं? वो करवाते हैं हम क्लोरीन के द्वारा। किससे? क्लोरीन से हम ब्लीच करवाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है, ये जो रेयॉन होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या सूर्य की किरणों का विकिरण होता है? क्या सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है? या फिर सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं रेयॉन की, तो रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि सूर्य की किरणों का परावर्तन। क्या होता है? सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेयॉन का अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है। आपने, चाहे आपका कॉटन हो, चाहे आपका लिनन हो, आपने हर एक रेशे की सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किए हैं। तो जब आप रेयॉन को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी से इसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो ये कैसा आपको दिखाई देता है? क्या ऐंठे हुए रिबन के समान दिखाई देता है? क्या सीढ़ी नुमा दिखाई देता है? क्या खोखली नली के समान दिखाई देता है या फिर पतली-पतली धारी वाली छड़ के समान दिखाई देता है? तो ध्यान रखेंगे इसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना कैसी, अनुप्रस्थ काट में जब आप देखते हैं तो ये पतली-पतली धारी वाली छड़ के समान आपको दिखाई देती है। कैसी? पतली-पतली धारी वाली छड़ के समान दिखाई देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रेयॉन के रेशे का व्यास निर्भर करता है, जो आपका रेयॉन है ये इसके रेशे का जो व्यास होता है वो किस पर निर्भर करता है? क्या कच्ची सामग्री पर करता है? स्पिनरेट के छिद्रों पर करता है? कोलाइडल घोल पर करता है या फिर उपरोक्त सभी पर करता है? जो रेयॉन के रेशे का व्यास होता है वो आपके जो स्पिन रेट होता है उसके छिद्रों पर निर्भर करता है।
किस पर? जो स्पिनरेट के छिद्र होते हैं उस पर निर्भर करता है। और जब हम स्पिनरेट की बात करते हैं, तो आपके सामने एक उदाहरण आकर खड़ा होता है, वो क्या? सिवैयाँ बनाने वाली मशीन। अगर आपने देखा होगा तो हाथों से बनाने वाली सिवैयाँ मतलब जो हाथ से मशीन चलाई जाती है सिवैयाँ बनाने के लिए, उसमें कई प्लेटें आती हैं। ये सब छोड़िए, आपने ये देखा होगा जो आजकल हर घर जो है आटा पीसने के लिए जो चक्की आती है, छोटी-सी होती है फ्रिज से भी छोटी होती है, तो आपने देखा होगा उसमें भी कई प्लेट लगे होते हैं, जिससे आटे हम बनाते हैं। मतलब आटे बनाने के लिए उसमें कई प्लेटें होती हैं। या आप सिवैयाँ वाला ही एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उसका जब आप सिवैयाँ बनाते हैं, देखते हैं कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो ये किस कारण होता है? जो आपका स्पिन रेट है, उसका छिद्र जितना होगा, उतना ही तो मोटा निकलेगा। तो ये जो रेयॉन के रेशे का व्यास होता है, वो स्पिन रेट के छिद्रों पर ही डिपेंड करता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है, रेयॉन वस्त्रों में प्रतिस्कंदता पाई जाती है। अब अगर हम बात करें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता, तो आ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा बहुत अच्छे से प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता में अंतर। और जब भी हम अपने टेक्सटाइल को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इन सारे शब्दों से परिचित होते हैं। ठीक? तो जब हम बात करेंगे रेयॉन में प्रतिस्कंदता की, प्रतिस्कंदता क्या है? तो वही जैसे हमने आपको बताया था कि ठंडी का मौसम है और आप ऊनी कंबल को दाबेंगे तो वो दब जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो वो अपने पूर्व आयतन को धारण कर लेगा। तो ये आपका होता है प्रत्यास्थता। प्रतिस्कंदता होता है। प्रत्यास्थता वो होता है जो आप लंबाई में खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो अपने पुनः लंबाई को धारण कर लेता है। ठीक? अब बताइए कि ऊन से अधिक होगा, रेशम से अधिक होगा, ऊन और रेशम से कम होगा या फिर नायलॉन से अधिक होगा? तो जब हम बात करेंगे रेयॉन के प्रतिस्कंदता की, तो ये ऊन और रेशम इनसे कम पाया जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। रेयॉन की खोज हुई 17वीं शताब्दी में, 16वीं में, 19वीं में या फिर 20वीं में? तो आपको पता है ना कि 19वीं सदी का चमत्कार किसे कहते हैं हम? तो 19वीं सदी का चमत्कार रेयॉन को कहते हैं। जब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के चमत्कार की, तो 20वीं शताब्दी के चमत्कार में हम नाम लेते हैं नायलॉन की। ठीक? तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, किसको हम 19वीं सदी का चमत्कार कहते हैं और किसको हम 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। सबसे पहले आपका आया रेयॉन, तब आया नायलॉन, तो हम 19वीं और 20वीं ऐसे ही याद रख लेंगे। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कृत्रिम रेशम कहा जाता है। कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। क्या हम रेयॉन को कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं, लिनन को कहते हैं या फिर वूल को कहते हैं? तो जब हम बात करते हैं कृत्रिम रेशम की, आर्टिफिशियल सिल्क की, तो आर्टिफिशियल सिल्क का नाम हमने रेयॉन को कहा था। इनफैक्ट हमने कृत्रिम रेशम यानी कि जो हमारा रेशम है, जो हमारा सिल्क है, ये बहुत महँगा था। इसकी पहुँच हर व्यक्ति तक नहीं थी। तो हमने क्या किया, इसी रेयॉन को ही रेशम की तरह बनाने की कोशिश की थी। आपको पता होगा कि रेशम कैसे प्राप्त हो रहा था? तो जो रेशम के कीड़े थे, वो शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे और शहतूत की पत्तियों को खाकर वो अपने जो उनके मुख के पास 2 छिद्र था, उसी छिद्र से लसलसा पदार्थ निकाल रहे थे, जिससे हम बाद में रेशम प्राप्त कर रहे थे। प्रोसेस आपने पढ़ रखा है। तो इसी को देखकर रेशम को ही नकली रेशम बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको पता है कि जब हमने रेयॉन को बनाना स्टार्ट किया तो 1664 से ये प्रारंभ हुआ और ये धीरे-धीरे बनता गया। जब हमने सबसे पहले बनाया तो बहुत महँगा यानी कि जो कुप्रामोनियम था सबसे पहले हमने सॉरी जो नाइट्रोसेल्युलोज़ था सबसे पहले हमने उसी को बनाया, लेकिन हमारी हमारी क्या इच्छा थी, मतलब हमने किस उद्देश्य से रेयॉन को बनाया था? ताकि ये सस्ता हो और रेशम की तरह हो सके और हर लोगों तक ये पहुँच सके। लेकिन इसको बनाना एक बहुत ही महँगा प्रोसेस था।
फिर हमने इसमें और विधियाँ इस्तेमाल की, जैसे कुप्रामोनियम आया, फिर विस्कॉस विधि का हमने उपयोग किया। जो विस्कॉस विधि था हमारा, ये सबसे सफल रहा, सस्ता रहा। इसको हमने कृत्रिम रेशम की तरह बनाया, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? कृत्रिम रेशम। ये रेशम की ही नकल करके बनाया गया था रेयॉन को, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भीगने के पश्चात रेयॉन के रेशे की मजबूती पर क्या असर पड़ता है? क्या वो 25 से 30% बढ़ जाती है, उसकी जो मजबूती होती है? 40 से 70% तक घट जाती है? कोई परिवर्तन ही नहीं होता, मतलब चाहे गीला रहे या सूखा रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब हम भीगे हुए रेयॉन की बात करेंगे, तो इसकी जो मजबूती होती है वो 40 से लेकर 70% तक गीली अवस्था में घट जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। एसीटेट रेयॉन को रंगना क्या है? एसीटेट रेयॉन, ये भी आपके रेयॉन बनाने की ही एक विधि है, ठीक? 4 विधियाँ हैं आपकी। क्या सरल होता है, कठिन होता है, रंगाई करना संभव नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब हम एसीटेट रेयॉन की बात करेंगे, तो इसकी रंगाई करना बहुत ही कठिन काम होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम मानव निर्मित तंतु है, प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन-सा है? रेशम है, ऊन है, कपास है, रेयॉन है। तो आपके पास एक ही है, क्या? रेयॉन। बाकी सब तो प्राकृतिक रेशों में आ जाते हैं, मानव निर्मित में आपका क्या आता है? रेयॉन। 19वीं सदी का चमत्कार इसी को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, रेयॉन के बारे में सर्वप्रथम खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा कब किया गया? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेयॉन के बारे में सबसे पहले किसने खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। कब किए? क्या 1660 में किए, 1664 में किए, 1680 में किए या फिर 1690 में किए? तो आपने अभी-अभी कई बार पढ़ा कि इसका जो इतिहास शुरू होता है वो कहाँ से होता है? 1664 से शुरू होता है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कई डेट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक? आपको बताना है एल.एच. डेस्पसीज ने रेयॉन निर्माण की क्युप्रामोनियम विधि का विकास कब किया? जो आपके एल.एच. डेस्पसीज हैं, इन्होंने क्या किया? क्युप्रामोनियम विधि का विकास किया, लेकिन कब किया आप बताएंगे? 1860 में किया, 1880 में किया, 1890 में किया, 1895 में किया। तो जब हम क्युप्रामोनियम विधि की बात करते हैं, तो क्युप्रामोनियम विधि का जो विकास किया गया वो 1890 में किया गया। किसके द्वारा? डेस्पसीज के द्वारा किया गया था, ठीक? इसमें थोड़ा-थोड़ा कभी आपको ना डेट में अंतर मिलता है। कभी आपको 1897 मिल जाता है, कभी 1880 के आसपास इसकी शुरुआत मिलती है, यानी कि 1879 के आसपास। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? 1890 में आपको ध्यान रखना है, जो आपके क्युप्रामोनियम विधि है इसका विकास हुआ था, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है एफटीसी का पूर्ण रूप है, क्या है? फॉरेन ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड कमिटी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने ये एफटीसी का नाम कब सुना था? जब आपने रेयॉन का टॉपिक पढ़ा था, जब आपने रेयॉन की हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी, तो उसी में आपको एक नाम मिला था, क्या? एफटीसी, जिसका फुल फॉर्म था फेडरल ट्रेड कमीशन। क्या होता है? फेडरल ट्रेड कमीशन इसका नाम था। पूर्ण रूप आप इसका ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त अमेरिका में प्रथम विस्कॉस निर्माण की प्रथम फैक्ट्री का प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई?
1890 में की गई, 1895 में की गई, 1810 में की गई या फिर 1835 में की गई? तो ध्यान रखेंगे, ये जो स्थापना किया गया ये 1910 में किया गया। कहाँ पर? संयुक्त अमेरिका में प्रथम विस्कॉस निर्माण की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। किसकी हुई? विस्कॉस निर्माण की प्रथम फैक्ट्री। ठीक, 3-4 क्वेश्चन यहीं पर आपसे लपेटेगा, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नाम है आपके सामने काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। कौन है ये? ये किसके जनक माने जाते हैं? पहले आपने क्वेश्चन किया, ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आई थिंक दूसरा क्वेश्चन आपका यही था। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज द्वारा रेयॉन निर्माण की विधि की खोज कब की थी? 1855 में की थी, 1840 में की थी, 1884 में की थी या फिर 1890 में की थी? आपको पता होगा कि शुरुआत कब से हो गई? 1664 से। लेकिन जो नाइट्रोसेलुलोज ये पहली विधि थी, यानी कि रेयॉन बनाने की पहली विधि थी, जिस विधि की खोज की गई थी किसके द्वारा? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट के द्वारा, और इन्हीं को रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। तो इन्होंने कब खोज की थी? इस विधि की खोज इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने की थी 1884 में की थी। कब की थी? 1884 में इन्होंने जो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट सर हैं, इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा रेयॉन निर्माण की विधि की खोज की थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रेयॉन की चमक को कम करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया की जाती है? जैसे हमारे रेशम में क्या होता था? रेशम हमारा बहुत हल्का था, मुलायम था और चमकदार था। तो जब हमने कृत्रिम रेशम को प्राप्त किया, जब हमने कृत्रिम रेशम बनाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा चमक आ गई थी, यानी कि जो चमक आपको कृत्रिम रेशम में मिल रही थी, वो आपकी आँखों को चुभ रही थी। तो अब इसकी चमक को कम करने के लिए हम एक प्रोसेस कर रहे थे, वो क्या था? वेटिंग था, कार्बोनाइजिंग था, डिलस्टरिंग था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा रेशम था, रेशम में एक गोंद था जो कि जिसका नाम था सेरेशिन। उस सेरेशिन गोंद को हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे? हम डिगमिंग प्रोसेस कर रहे थे, और उस प्रोसेस के दौरान हमारे रेशम का जो वेट हो रहा था वो कम हो जा रहा था, उसका भार क्या था? वो कम हो जा रहा था। तो हम उसके भार को बढ़ाने के लिए वेटिंग प्रोसेस कर रहे थे। कार्बोनाइजिंग आपने कहाँ पे देखा था? तो जब ऊन की अशुद्धियों को हम दूर कर रहे थे, तो रासायनिक विधि से जब हम उसकी अशुद्धियों को दूर कर रहे थे, तो रासायनिक विधि से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया कार्बोनाइजिंग कहला रही थी। और यहाँ बात हो रही है रेयॉन की, तो रेयॉन के अतिरिक्त चमक को कम करने के लिए हम डिलस्टरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, यानी कि चमक कम करने की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। रेयॉन की चमक को कम करने के लिए, यानी कि डिलस्टरिंग प्रोसेस में आप किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, टिटेनियम डाइऑक्साइड का, टेट्राक्लोराइड का या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, आप अपनी कोई भी बुक उठाकर देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा क्या? टिटेनियम डाइऑक्साइड। हाँ, आपको यूथ में अलग ऑप्शन मिलेगा, एक अलग ऑप्शन टिक है आपका, तो उस पर मत जाइएगा। यूथ है, यानी कि गलतियाँ होती हैं, यूथ में भी काफ़ी गलतियाँ हैं, तो इससे आप ये मत पकड़िएगा कि वो ऑप्शन तो उसमें ऐसा दिया है, इसमें ऐसा है। ये आपकी बुक का है, ये सही भी है, वो बाय मिस्टेक हो गया है आपका। तो ध्यान रखेंगे, जब हम रेयॉन की चमक को कम करने की बात करते हैं, तो डिलस्टरिंग प्रोसेस में हम टिटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्यों? रेयॉन की एक्सेस चमक को हटाने के लिए, अतिरिक्त चमक को हटाने के लिए। क्योंकि जब हमने रेशम को, ये जो हमारा कृत्रिम रेशम है, जब हमने कृत्रिम रेशम अर्थात जब हमने रेयॉन को प्राप्त किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक थी, जो कि हमारे आँखों को चुभ रही थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जादुई रेशा किस रेशे को कहा जाता है? रेशम को, ऊन को, ऑर्लोन को, नायलॉन को? तो आपको पता होगा कि जादुई रेशा, जीवन सुगम्य रेशा, धो और पहनो रेशा, हम किसको कहते हैं? ये सारी की सारी संज्ञाएँ हमने दे रखी है नायलॉन को। आपके
अभी तक 23 क्वेश्चन आपने जो देखे थे वो कहाँ से थे? नायलॉन और रेयॉन से थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नायलॉन के टॉपिक को, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन हम आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो कल भी हमारा इन दोनों से मिक्स क्वेश्चन चलेगा। ये मत समझिएगा कि हमने जो है अपने रेयॉन के टॉपिक को समाप्त कर दिया। अभी काफ़ी क्वेश्चन आपके रेयॉन से उठेंगे जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। रेयॉन क्या है? ये नायलॉन क्या है? तो हम इसको जादुई रेशा, 20वीं शताब्दी का चमत्कार, साथ ही साथ हम इसे क्या कहते हैं? जीवन सुगम्य रेशा, धो और पहनो रेशा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं माँगता है, इसकी केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉटन का कपड़ा है, आपने धुल दिया है बिना प्रेस किए, आप उसमें क्या कर सकते हैं? उसे पहन नहीं सकते हैं, आपको उसमें क्लफ लगाने हैं, आपको अगर व्हाइट है तो उसमें नील देना है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी परिचर्याएँ उसमें हमें करनी पड़ती हैं, तब जाकर हम उसको पहन पाते हैं। लेकिन हमारा जो नायलॉन है, नायलॉन ऐसा नहीं है। इसको आपने क्या किया? धो और पहनो रेशा है, इसको बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो ये आपको प्रेस करना है, ना ही आपको इसमें क्लफ देना है। मतलब ये आपसे समय नहीं माँगता है, और जो हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है उसके लिए ये हम इसे क्यों कहते हैं? जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं। क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने कपड़ों की इतना ज़्यादा केयर कर सकें, राइट? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कह रहा है? बात करें हम अगर क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कह रहा है, नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? क्या ये भौतिक विधि से तैयार होते हैं, यांत्रिक से, रासायनिक से या फिर देसी से? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा नायलॉन का वस्त्र है, ये रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। कैसे? तो हम इसे रासायनिक विधि से तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आज आपके क्वेश्चनों की संख्या कम है, तो घबराइएगा मत। बस हम 40 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक? तबीयत ना ठीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस अगर हमने ले ली, तो फिर से आपकी 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। और जब 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो आप लोग बहुत मौज करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, रिवीज़न वगैरह नहीं करते हैं। तो बहुत ना पढ़ने की अपेक्षा हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे ज़रूर। ताकि आप लोग घूमे-फिरे ना, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है, नायलॉन की खोज में सहयोग किस वैज्ञानिक ने दिया था? पीडल ने दिया था, डॉक्टर वेलेस एच कैरेथर्स ने दिया था, वीवर क्रॉस ने दिया था या फिर डेस्पसीज ने दिया था? तो जब हम बात करते हैं नायलॉन की खोज की, तो नायलॉन की खोज में जो सहयोग दिया था, वो सहयोग देने वाले वैज्ञानिक आपके थे कैरेथर्सर। इन्हीं को हम नायलॉन के जनक के नाम से भी जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, अच्छा कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रेयॉन के पिता और नायलॉन के पिता दोनों अलग-अलग हैं, ठीक? नायलॉन के तंतुओं का प्रकार नहीं है स्वनिर्मित रेशा, एक रेशीय रेशा, बहुरेशीय धागा या फिर अस्पन धागे। जब हम नायलॉन की बात करते हैं ना, तो ये स्वनिर्मित रेशे नहीं होते हैं। ये क्या आपके रेशम हैं जो हम इन्हें स्वनिर्मित कहेंगे? नहीं। ये आपके कैसे होते हैं? तो ये आपके एक रेशीय धागे, बहुरेशीय धागे, स्पन धागे होते हैं, लेकिन ये स्वनिर्मित थोड़ी ना होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। नायलॉन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? आप देख रहे हैं रेयॉन का आविष्कार हमने स्टार्ट किया था कब से? 1664 से ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हम बात करते हैं नायलॉन की, तो इसका आविष्कार कब हुआ? क्या 1946 यानी कि 1946 में हुआ, 1928 में हुआ, 1999 में हुआ या फिर 1949 में हुआ? तो जब हम बात करते हैं नायलॉन के आविष्कार की, तो इसका आविष्कार 1928 अर्थात 1928 में इसका आविष्कार हुआ। हम इसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। अच्छा, ये कौन-सी शताब्दी चल रही है? जैसे हम बात करते हैं ना, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ये कौन-सी है? 20वीं है, 21वीं है, 22वीं है, कौन-सी शताब्दी है? वर्तमान का समय। आज की डेट क्या है? आज की डेट आपकी क्या है? आज है आपका 16 फ़ैब और 2025 है। आप हमें बताइए कि हम किस सदी में हैं?
कौन सी शताब्दी चल रही है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। जादुई रेशा की संज्ञा दी गई है किसे? रेयॉन को, नायलॉन को, डेक्रोन को या फिर ऊन को? तो जादुई रेशा, जीवन सुगम्य रेशा, धो और पहनो रेशा, ये सब किसको कहते हैं? ये सारे के सारे वरदान हैं हमारे नायलॉन के लिए, ये नायलॉन को ही समर्पित सारे शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नायलॉन के धागे की बारीकी का मूल्यांकन किया जाता है किसमें? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में या फिर डेनियर में? अगर आपको पता हो तो जो नायलॉन का धागा है इसकी बारीकी का मूल्यांकन तो हम करते हैं डेनियर में। क्या आप हमें ये बताएंगे कि कितने डेनियर से स्टार्ट करते हैं और कितने डेनियर तक चलता है? हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन हम कल जरूर डिस्कस करेंगे, बट अगर आप में से किसी को याद हो तो सबसे जो महीन धागा होता है वो कितने डेनियर का होता है और सबसे मोटा धागा कितने डेनियर का होता है, एक बार आप हमें ज़रूर बताएंगे। हमने आपको नंबरिंग भी लिखवा दिया था जब हमने थ्योरी की क्लासेस ली थी तो। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किया गया वीवन क्रास योम पिडल के द्वारा, हेनरी योम ड्रेफर्स द्वारा, चार्टोनेट द्वारा या फिर कैरथर्स द्वारा? तो जब हम नायलॉन के रेशे के निर्माण की बात करते हैं तो नायलॉन के रेशे का निर्माण जो किया गया था वो कैरथर्स सर के द्वारा किया गया था। और चार्टोनेट कौन है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, नाम अभी अभी आपने सुना था रेयॉन में। तो रेयॉन के पिता के नाम से किसको जानते हैं? जो आपके काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट हैं, इन्हीं को हम रेयॉन के पिता के नाम से जानते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी का चमत्कार है। लेकिन जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन का निर्माण कैरथर सर के द्वारा किया गया, जो कि 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ताप सुनम्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित होते हैं, इन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा कहते हैं, मानव रेशा कहते हैं, प्रोटीन रेशा कहते हैं या फिर सेलुलोज रेशा कहते हैं? तो जब हम बात करते हैं ताप सुनम्य रेशे की, सिंथेटिक फाइबर की, संश्लेषित रेशे की, नाम एक ही है, चाहे जो भी बोला जाए। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो जब हम ताप सुनम्य रेशा, संश्लेषित रेशा, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं, जो कि पॉलीमर रसायन के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नायलॉन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है, इसकी ये मजबूती क्यों होती है? कारण क्या है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु के मजबूती के कारण होता है या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड एवं अणु की मजबूती के कारण होता है या ये दोनों ही वजह हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, नायलॉन का धागा अधिक मजबूत होता है, इसकी मजबूती का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु की मजबूती का कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नायलॉन के धागे की सतह पर छोटे बड़े लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं, इस धागे को कहते हैं जो आपका नायलॉन है, नायलॉन के कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेच यार्न, और ये आपका ये बहरा यार्न कौन सा होता है, स्पन यार्न होता है, टेक्सचर यार्न होता है, बहुरेशीय धागे जिसे हम कहते हैं होता है। तो आपको बताना है कि बहरहाल हम इसको हटा ही देते हैं ऑप्शन को। तो जब हम बात करते हैं कि नायलॉन के ऐसे धागे जिसमें आपको छोटे-छोटे लूप और रोएँ देखने को मिलते हैं, वो आपके कौन से धागे कहलाते हैं? तो वो आपके टेक्सचर धागे कहलाते हैं। ठीक? बाकी ये सभी आपके नायलॉन के धागे के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हीट सेट क्या है? ये आपका एक प्रकार का फिनिशिंग होता है। तो हीट सेट द्वारा नायलॉन के वस्त्र में हम क्या करते हैं? क्या प्रतिस्पंदता बढ़ाया जाता है? क्या सिकन प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है?
क्या प्रत्यास्थता बढ़ाया जाता है या फिर अवशोषकता बढ़ाया जाता है? हीट सेट, ये आपका एक प्रकार का परिसज्जा होता है। हीट सेट में हम करते क्या हैं? यानी कि हीट सेट हम करते क्यों हैं? तो हीट सेट किया जाता है सिकन प्रतिरोधकता उत्पन्न की जा सके, इसलिए हम हीट सेट परिसज्जा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र कहलाता है। आप मिश्रित पढ़ते हैं, संयोजित पढ़ते हैं और 100% नायलॉन पढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो आपका शुद्ध नायलॉन का धागा होता है, वो किससे निर्मित होता है, या जो आपका शुद्ध नायलॉन का धागा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम 100% नायलॉन के वस्त्र कहते हैं? उसे हम सम्मिश्रित वस्त्र कहते हैं? उसे हम संयोजित वस्त्र कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका 100% नायलॉन होता है, वो आपका शुद्ध नायलॉन होता है। अर्थात हम शुद्ध नायलॉन के धागे के जो निर्मित वस्त्र हैं, उनको 100% नायलॉन के वस्त्र कहते हैं। सम्मिश्रित वस्त्र और संयोजित वस्त्र आपको आगे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नायलॉन के नायलॉन के धागों को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुघराले बनाए जाते हैं। यह धागे कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नायलॉन के धागे हैं, जिनको आप लंबाई में खींचकर उनको एक प्रक्रिया के द्वारा उनको क्रिम्प करते हैं, अर्थात उनको घुघराला बनाते हैं, तो ये धागे क्या कहलाते हैं? क्या ये कटा हुआ धागा होता है? क्या ये आपका टेक्सचर धागा कहलाता है? क्या ये आपका स्ट्रेच धागा कहलाता है, या फिर ये आपके लूप धागे कहलाते हैं? तो स्ट्रेच धागे के बारे में अभी-अभी आपने पढ़ा था, जिसमें लूप निकले हुए होते हैं, रोएँ उठाए हुए होते हैं, इनकी सतह खुरदुरी होती है, ठीक? लेकिन जब हम बात करते हैं जो घुघराले रेशे होते हैं, तो घुघराले रेशों को जो बनाए जाते हैं, ऐसे धागों को हम स्ट्रेच यार्न के नाम से जानते हैं। स्ट्रेच धागे के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक? किसको? जो घुघराले बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं? अभी-अभी आपने रेयॉन को देखा था। हम देख लेते हैं नायलॉन को, और आपको पता भी होगा, हम चाहे नायलॉन पढ़ें, रेयॉन पढ़ें या कोई भी आपका प्राकृतिक रेशा पढ़ें, हमने सबके अनुप्रस्थ काट को देखा था। तो जब हम नायलॉन के अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं, तो ये आपको गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं, या फिर ये आपको घूमे हुए रिबन के समान दिखाई देते हैं, या ये चिकनी छड़ की तरह आपको दिखाई देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइएगा, जब हम परीक्षण करते हैं रेशों का परीक्षण, उसमें हम इंक परीक्षण करते हैं, ऑयल परीक्षण करते हैं, भंजन, विभंजन, तोड़-फाड़, चीर-दाहन सब कुछ करते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी भी करते हैं। तो सबसे विश्वसनीय कौन-सा परीक्षण होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हम बात कर रहे थे नायलॉन के अनुप्रस्थ काट की, तो जब ये नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो देखने पर आपको ये गोल, छोटे व चित्तीदार दिखाई देते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नायलॉन के रेशों पर तीव्र एवं गर्म अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? रेशे घुल जाते हैं, रेशे आपके निर्बल हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं किसके, नायलॉन के रेशों का, नायलॉन के रेशों पर गर्म, ये आपके तीव्र एवं गर्म अम्ल का, तो इससे होता क्या है? तो इससे आपके जो रेशे होते हैं वो घुलने लगते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या कि नायलॉन की सर्वप्रथम खोज हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी नायलॉन की खोज? भारत में हुई, अमेरिका में, चीन में, या जापान में? तो ध्यान रखेंगे, जो नायलॉन की सर्वप्रथम खोज हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। भारत, चीन, जापान में नहीं हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखा था, एक बार हम उसको चेक करते हैं। नायलॉन के रेशों पर तीव्र और गर्म अम्ल का जो प्रभाव पड़ता है, उससे आपके रेशे घुलते नहीं। ये तो हम देखते हैं कहाँ पर? जब हम प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे रेशे फूलते घुलते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे रेशे जो होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। ठीक?
कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। ये विशेषता है। बाकी ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, सेशन आपको पसंद आया होगा। 2 दिन आपने मस्ती की, लेकिन ये समय है आपको रिवीजन करने का। तो कल की जो क्लास होगी एक बार फिर से आप यही रेयॉन, नायलॉन, बाकी जो आपके कुछ और यानी कि अदर जो आपके रेसे हैं जैसे डेक्रॉन, अरलॉन और लाइशिल, रबर, साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा फाइबर ग्लास, एस्बेस्टॉस, इन सब पर थोड़े-थोड़े क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो उन सबको भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कल आपकी जो क्लास है वो रेसों की संबंधित ख़त्म हो जाएगी। देन हम स्टार्ट कर देंगे परिसज्जा से। परिसज्जा से संबंधित प्रश्नों के साथ-साथ रंगाई, छपाई ये सारी चीज़ें हमारी चलेंगी। और अभी आपकी आज क्लास नंबर 8 है, कल है आपकी क्लास नंबर 9, तो कल आपके रेसेस समाप्त होंगे, ठीक? तो आप लोग एक बार रिवीजन करके आइएगा। एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि आज आपने 40 में से कितने कितने क्वेश्चन आज आपने सही किए हैं, ठीक? आज आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। अगर जिसको भी थोड़ा-सा क्लास आपको स्लो लग रही होगी, तो थोड़ा-सा प्लीज़ स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। 1-2 दिन की बात है, आप मैनेज कर लीजिए, उसके बाद तो फिर से हम अपना क्लास वही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक? उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और ये बताना मत भूलिएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे बीच-बीच में पूछे गए हैं, एक बार उनको ज़रूर बताइएगा। आप में से जो लोग भी टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। आपकी पिछले 2-3 दिनों से क्विज़ भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमने क्लास नंबर 7 लिया था, कब लिया था? आज कौन-सा दिन है? आज आपका संडे है। हमने लिया था, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, वो हुई थी थर्सडे को हुई थी। फिर हमने फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन क्लास नहीं लिया था और तबीयत मेरी क्लास लेने के बाद से ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो पिछले 3 दिन से नहीं हो पाई थी, तो उसकी भरपाई हम करेंगे। आपको 10-10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट अब अगले 2-3 दिन तक मिलती रहेगी, जिससे आपका जो प्रैक्टिस सेट छूट गया है वो भी आपका रिवाइज़ हो जाए, आपको चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएँ, ठीक? तो क्वेश्चनों की संख्या आपकी आज से बढ़ने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए, जिससे आपका जो भी छूटा है, जो भी यहाँ पर भरपाई नहीं हो पाई है, यहाँ सब मिलाकर आपका सब पूरा हो जाए, ठीक? तो उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने टेलीग्राम जॉइन कर लिया होगा। शाम 5 पीएम पर आपको क्विज़ मिल जाएगी। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर देना भी ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक? रिवीजन भी करिए। बाय बाय, टेक केयर।